हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ट्यूशन सेंटर पर। जैसा कि आपको पता है कि अपने 10th क्लास का एग्ज़ाम को लेकर थोड़ा सा वीडियो को डाल रहे थे और सिलेबस कंप्लीट करवाने की मेरी पूरी कोशिश थी, लेकिन कुछ कारणों से मैं निजी कारणों से कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा। आज फिर अपने चैप्टर लेके आए हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण व असीमिकाएं, और मैंने आपको बोला था कि ये जो चौथा चैप्टर है मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगा, पर सॉरी कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से। और मैं इसको यहीं पे लेके चल रहा हूँ। इसमें थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी ग्राफ को लेकर, लेकिन ग्राफ के अंदर अगर आपको दिक्कत आएगी तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालना या फिर मैसेज कर देना। मैं इसको दोबारा आपको जैसे ही पॉसिबल होगा इसके ग्राफ का एक वीडियो अपने और डाल देंगे। लेकिन आज मैं आपको करवाऊंगा वो सारा का सारा कंसेप्ट, क्योंकि ग्राफ जो आपने है वो 8वीं और 9वीं क्लास में किया हुआ है। तो मेरा ऐसा लगता है कि अगर आपको उसका मेथड समझ में आ गया तो ग्राफ आप इजीली ड्रा कर सकते हैं आराम से। लेकिन फिर भी अगर दिक्कत हो तो मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं। मैं शुरू करता हूं चैप्टर को कि चैप्टर के अंदर है क्या। तो चैप्टर का नाम है जी दो चरों वाले रैखिक समीकरण व असीमिकाएं। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण की क्या होते हैं, उनके अंदर असीमिका वाले समीकरण कौन कौन से होते हैं, और फिर उनको हल कैसे करना है, उनको हल करने की विधियां कौन कौन सी है, और किस तरीके से उनको अपने सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उनका ग्राफ बनाएंगे। इन सबको लेकर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में बनता है, और वो क्वेश्चन भाई साहब आता है 6 नंबर का। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आपका सही है तो भाई 6 नंबर आपके पक्के, और 6 नंबर बहुत बड़ा मायने रखते हैं अपने बोर्ड के एग्जाम के अंदर। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, शुरू करता हूं। सबसे पहले तो पता करते हैं कि ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। ठीक है, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण में क्या है भाई, जिसके अंदर ऐसे रैखिक समीकरण जिनमें चर की संख्या कितनी हो, दो। जैसे मान लो मैं बात करूं कि ये समीकरण है, इस समीकरण चर की संख्या कितनी है भाई, दो है, एक एक्स और एक वाई। अब ए बी सी चर क्यों नहीं है, देखो मैं समीकरण आपको लिख के बताता हूँ। एक जैसे लिख दिया 4x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0। अब अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि मैंने अलजेब्रा के अंदर आपको बताया था कि चर क्या होता है अचर क्या होता है ना, फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें चर राशि कौन कौन सी है, तो आप बोलोगे सर 4x और 5y क्या है, चर राशि है। क्यों है चर राशि, क्योंकि इसमें x और y का मान अपने को पता नहीं है, क्योंकि x और y के साथ इसके साथ लगे हुए हैं, और x का मान कुछ भी हो सकता है, y का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये संख्या पूरी तरीके से फिक्स नहीं है, तो इसको अपने बोलते हैं चर राशि। तो इसके ये भी चर राशि, ये भी चर राशि है, लेकिन लास्ट वाली क्या है भाई, अचर। 6 क्या हो गया, अचर। तो इसका मतलब क्या है कि a1 का मान 4, b1 का मान 5 और c1 का मान 6। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको इस तरीके की समीकरणें दी होगी एग्जाम के अंदर, और आपको उनको सॉल्व करके उनका ग्राफ आपको बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फिलहाल अपने समझ लें कि इसके अलावा एक अक्षर और है, एक नाम और है, वो है असमीकाएं। अब वो असमीकाएं क्या होती है, तो आपने छोटी क्लासों में ये निशान पढ़े होंगे इस तरीके से कुछ, यूं ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल है। तो इसका मतलब क्या था, यानी कि जब समीकरण के अंदर कुछ ऐसे चिन्ह जुड़ जाते हैं, कुछ ऐसे चिन्ह समीकरण के अंदर लगे होते हैं, तो इस समीकरण को अपने बोलते हैं रैखिक असमीका वाली समीकरण। तो इनको सबको असमीका बोलते हैं। अब इन जिसमें ये निशान लगे होंगे, यानी कि जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने बराबर का इक्वल लगाया, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अगर बराबर की जगह पर कुछ ऐसा लगा हो तो मतलब कौन सी समीकरण है वो, असमीका वाली समीकरण है। तो उस असमीका वाली समीकरण का ग्राफ कैसे बनेगा, इसको भी अपने यहाँ पे देखेंगे। तो बहुत ही इजीली तरीके से मैंने ज्यादा से ज्यादा 5 एग्जाम्पल लिए हैं, पता नहीं 4 एग्जाम्पल है। उन 5 4 एग्जाम्पल में मैं आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर है 6 नंबर का वो कंप्लीट करवाने वाला हूँ। और मेरी गारंटी है कि अगर आपने ये चारों क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो आपका क्वेश्चन गलती नहीं होगा एग्जाम के अंदर 6 नंबर का। मैं बिल्कुल श्योर हूँ इस मामले में। और फिर भी कोई दिक्कत अगर आपको आएगी इन क्वेश्चनों को समझने के बाद में, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपने, जैसे समीकरण एक और दो दोनों दो चरों वाले समीकरण है। अब क्वेश्चन बनता कैसे है, क्वेश्चन के अंदर आपको दो तरीके क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको दो समीकरण दे दी और सीधा पूछेगा कि भाई इसका ग्राफ बना दो। ठीक है, तो आपको ग्राफ बनाना है, वो तो मेथड अपने देखेंगे। अगर समीकरण में ऐसे दे दे कि सबसे पहले ये चेक करो कि ग्राफ, ये जो समीकरण है इनके रेखिक युग्म संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो ग्राफ बनाओ। तो पहले अपने को चेक करना पड़ेगा कि ग्राफ कैसा है, यानी कि ग्राफ समीकरणों को देख के अपने को पता लग जाए कि भाई इसका ग्राफ कैसे आने वाला है, प्रतिच्छेद करेगा, समांतर होगा, संपाती होगा, संगत होगा, असंगत होगा, ये कैसे होगा। इसको चेक करने के लिए पहले इन समीकरणों का अपने को थोड़ा सा तुलना करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे दो समीकरण ले रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इन दोनों समीकरणों में क्या है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो आपको जब दो समीकरणें दे दी तो आपने करना क्या है, पहले एक काम करना है,
A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ऐसे लिखना, ठीक है। A1/A2 करना है, इसके बराबर B1/B2 और ऐसे C1/C2, ठीक है, इनके बराबर आएगा। इन तीनों के अंदर A1, A2, B1, B2 और C1, C2 के मान आपने इस समीकरण में से देके पुट करने हैं, और जब आप इनके मान रख दोगे समीकरण में, तब आपने चेक करना है कि अगर ये तीन कंडीशनें बनेंगी, अगर ये कंडीशन बन रही है, जैसे पहली कंडीशन है कि आपने A1/A2 और B1/B2 का मान रखा और दोनों मान आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, तो उसकी ग्राफ की जो प्रकृति होगी वो प्रतिच्छेद होगी, ठीक है। और प्रतिच्छेद मतलब है जब आप ग्राफ बनाओगे इस तरीके से यूं, तो ग्राफ के अंदर दो रेखाएं आएगी, दोनों आपस में क्या करेगी, काटेगी, यानी कि प्रतिच्छेद करेगी। तो आपको देखने से पता लग जाएगा समीकरण का कि मेरा जो ग्राफ बनने वाला है वो भाई प्रतिच्छेद बनने वाला है। तो अगर मेरा ग्राफ मैंने जब बनाऊंगा, तो अगर प्रतिच्छेद नहीं बना, मतलब मैंने ग्राफ कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है। तो ये चेक करने के लिए सिर्फ ओनली आपको तुलनात्मक रूप से ध्यान इसका करवाया जा रहा है कि अगर पहले दोनों मान बराबर ना हो तो ग्राफ प्रतिच्छेद बनेगा और संगत होगा, और साथ में हल होंगे अद्वितीय। अब संगत और असंगत क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर ली है ना। मैं थोड़ा सा लेंथी ले रहा हूँ, तो सॉरी फॉर, लेकिन आपको हर एक चीज का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके आपके अलावा भी कोई बच्चा जो अब नई 10th क्लास में होगा, अगर वो इस वीडियो को देखेगा तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो संगत का मतलब क्या है, संगत है कि जो संगत असंगत की अगर मैथ की लैंग्वेज के अंदर मैं बात करूं, वैसे तो संगत के बहुत अर्थ निकलते हैं, लेकिन अगर मैथ की लैंग्वेज आपके 10th क्लास के अंदर इस चैप्टर की बात करूं मैं, तो यहाँ संगत का मतलब है कि जिसका कोई ना कोई आंसर आपका निकल के आता हो, यानी एक्स और वाई का मान जब आप समीकरणों को हल करें तो आपके पास में कोई ना कोई उत्तर जरूर आए उसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहा है, ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ जहां पे काटेगा ना वहां पे आपने x का मान और वहां पे देखना y का मान, यानी कि यहाँ पे x और y का एक ना एक उत्तर जरूर आएगा जब, यानी कि जितने बार ग्राफ की दो लाइनें या तीन लाइनें, जितनी भी लाइन आपकी ग्राफ में आए, हालांकि दो चरों की बात करें तो ग्राफ के अंदर लाइनें कितनी आएगी, दो आएगी। तो जब ये दो लाइनें जितनी बार एक दूसरे को काटेगी, जितनी बार, थोड़ा ध्यान से सुनना, जितनी बार एक दूसरे को काटेगी आपके आंसर एक्स और वाई के उतने ही आने वाले हैं। अब यहाँ पे इस प्रतिच्छेद में जो लाइन है वो सिर्फ एक बार काट रही है, एक बार काट रही है, यानी कि एक्स का उत्तर भी एक बार आएगा और वाई का उत्तर भी एक ही आएगा। तो उस कंडीशन में जो प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, कहने का मतलब क्या है कि ग्राफ जो होगा वो संगत होगा और हल आपका होगा अद्वितीय, यानी कि एक एक उत्तर ही आएगा। तो ग्राफ आपका संगत है। संगत कैसे हो जाएगा कि भाई कोई ना कोई उत्तर उसका जरूर आना चाहिए। जब कोई उत्तर नहीं आता तो मतलब इसका मतलब क्या है, ग्राफ क्या हो जाता है, असंगत, यानी कि जब लाइनें एक दूसरे को कहीं पे ना काटे तो वो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो देखते हैं अपने, जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिया है कि ये दो समीकरण मैंने ले ली, यहाँ पे 2x + 3y = 13, 5x - 2y = 4। तो यहाँ a1 की वैल्यू भाई 2, अच्छा a2 की वैल्यू x से गुणा कितना है 5, बराबर b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू -2। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऐसे, ठीक है। तो 2/5 और 3/-2 बराबर है भाई एक दूसरे के, नहीं बराबर है, इसका मतलब क्या, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होता है, यानी ग्राफ आपका आएगा प्रतिच्छेद इन समीकरणों को हल करने पर, ठीक है। हल आपके आएंगे अद्वितीय, यानी कि एक उत्तर आएगा, और प्रकृति आपकी रहेगी ग्राफ की संगत। जैसे ही आपको ये समीकरण दे दी और आपको कहते ग्राफ बनाओ, तो आपके दिमाग में पहले इस तरीके से चेक कर लेना, चेक करने के बाद आपको पता लग जाएगा ग्राफ क्या होगा, मेरा प्रतिच्छेद होएगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कि अगर कंडीशन ऐसी आ जाए कि तीनों के मान बराबर आ जाए, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर आ जाएं, तो ग्राफ कैसा होगा, तो रेखाएं बनेगी संपाती, ग्राफ होगा संगत और हल आएंगे अनेक। अब संपाती का मतलब क्या है, यानी कि एक दूसरे के संपात में, यानी कि एक दूसरे के समान अनुपात में, यानी क्या होता है, जो लाइन एक लाइन आपकी आएगी उसके ऊपर दूसरी लाइन, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है तो कहने का मतलब क्या है, ये लाइन हर दूसरी लाइन को हर जगह पर काट रही है। जब हर जगह पर काट रही है उसको उत्तर क्या आने वाला है, एक्स और वाई के बहुत सारे उत्तर आने वाले हैं। तो हल क्या हो गया आपके अनेक, ग्राफ हो गया संगत और रेखाएं हो गई संपाती। चलो एग्जांपल ले लेते हैं एक छोटा सा, जैसे आपका ये एग्जांपल लिया 4x + 6y = 18, 2x + 3y = 9। तो यहाँ a1 का मान 4, a2 का मान 2, b1 का मान 6, b2 का मान 3, c1 का मान 18 और c2 का मान 9। तो जैसे अपने डिवाइड करेंगे तो 2 का भाग गया 4 में 2 आ गया, 3 का भाग 6 में गया तो भी 2 आ गया, 9 का भाग 18 में गया तो भी 2 आ गया, यानी कि तीनों क्या आ रहे हैं आपस में बराबर आ रहे हैं। कहने का मतलब अगर ऐसी समीकरण आपको दी है तो आपको ये कंडीशन आपकी आएगी और ग्राफ आपका बिल्कुल संपाती बनने वाला है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है जी, समझे बात। अब देखते हैं तीसरी कंडीशन, अगर कंडीशन ऐसी आ जाए कि a1 और b1 का मान तो बराबर आ जाए लेकिन लास्ट वाले दोनों मान इक्वल ना आए, यानी कि b1/b2 और c1/c2 के मान बराबर नहीं आए, तब क्या होगा, तब जो लाइनें बनेगी समांतर रेखाएं और ग्राफ हो जाएगा जी असंगत। समांतर रेखाएं का मतलब है जो एक दूसरे को कहीं पे ना काटे, और जब कहीं पे कटेगी नहीं तो अपने आप ग्राफ क्या हो जाएगा, कोई उत्तर नहीं आएगा, और जब कोई उत्तर नहीं आएगा, कोई हल नहीं आएगा, तो मतलब ग्राफ क्या हो जाएगा,
असंगत। जैसे एग्जांपल लिए अपने यहाँ पे, तो यहाँ पे A1 का मान 2 और ये आपका A2 का मान 3, B1 का मान 6 और B2 का मान कितना भाई 9। इसको अपने काटेंगे तो अपने आएगा 2 दूनी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो आएगा 2/3 ही आ जाएगा। ऐसे ही 10/12 को जब काटेंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। तो कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर अपने पास आएगा 2/3 बराबर 2/3 और नॉट इक्वल टू 5/6। यानी कि ये दोनों तो बराबर हैं, यानी कि A2 और B1/B2 तो बराबर है, लेकिन C1/C2 के ये बराबर नहीं है। यानी कि ग्राफ आपका क्या हो गया, समांतर रेखाएं होगी असंगत, तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं। तो इस कंडीशन में जो आपके ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके संगत से बनते हैं। यानी कि ऊपर वाली जो दो कंडीशन है ना, यानी एक तो प्रतिच्छेद वाली और एक संपाती वाली, इनसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, क्योंकि कई बार वो संगत ही पूछता है। लेकिन अगर असंगत वाला आ जाए तो आपको ग्राफ, अगर वो कह रहा है कि असंगत है तो ग्राफ बनाओ तो बनाना है, अगर सीधा दे दे तो आपको ग्राफ इसका बना के आना है। अगर कह दिया भी संगत है तो ही ग्राफ बनाए, तो आप असंगत वाले का ग्राफ नहीं बनाओगे, सिर्फ नीचे लिख देना कि भाई ये असंगत है इसलिए इसका ग्राफ नहीं बना है, क्योंकि इसका कोई भी हल नहीं है। ठीक है जी, अब अपने शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो शुरू दो चरों वाले डिफरेंस हल करने की बीजगणितीय व ग्राफीय विधि को पहले अपने शुरू करते हैं कि कैसे हल करते हैं इनको। तो सबसे पहले मैं सभी चीजों को लेकर साथ साथ चलूंगा। जैसे मान लो ये एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे। अब इस एग्जांपल में क्या है कि अगर मैं शुरू करूं कि A1 का मान कितना भाई 2 और आपका A2 का मान 5 यानी 2/5, ऐसे B1 का मान 3 और B2 का मान -2, C1 का मान 13 और C2 का मान 4। तो अपने पास में आ गया 2/5 बराबर 3/-2 बराबर 13/4। अब ये दोनों तो बराबर नहीं है भाई, तीसरे का डिपेंड नहीं करता। अगर पहले वाले दोनों बराबर नहीं हुए तो ये कंडीशन बनेगी, और इस कंडीशन के हल अपने अभी देखे हैं क्या था, ग्राफ संगत, हल अद्वितीय और ग्राफ बनेगा जी आपका प्रतिच्छेद। तो कहने का मतलब कि अब इसको हल करते हैं कि कैसे समीकरणों को हल करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये आपको समझ में आ गया, इसका मतलब है कि आपको पूरा का पूरा ग्राफ का मैटर समझ में आ गया। देखो भाई ध्यान से, तो आपको दो समीकरण दे दी, अब इन दोनों को अपने हल करते हैं। तो क्या करना है, इन दोनों में से x और y, इन दोनों में से कोई एक मान अपने को इधर रखना है, बाकी रकम लेके जानी है दूसरी साइड में। ठीक है, इसको अगर इसी तरीके से करना है तो मैं आपको पॉसिबल चीजें बता दूं कि सबसे पहले आप अंक को उधर ले जाएं। अंक यानी कि जो आपके पास अचर राशि है, कौन है भाई 13, 13 पहले से उधर तो ले जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर दो बच गया आपके पास, एक 2x प्लस 3y। अब इन दोनों में से कौन सा उधर लेके जाए, 2x लेके जाऊं इधर या 3y लेकर जाऊं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है जिसका निशान माइनस में, जिसका निशान माइनस में, यानी कि अब 2x क्या है भाई माइनस में है, नहीं है, 3y माइनस में है, नहीं है, ये भी प्लस का है, तो माइनस वाली कंडीशन भी क्या होगी, खत्म होगी। अब देखो बड़ी संख्या, कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी है इनमें, 2x और ये कितने y कितने 3, तो बड़े कौन है 3y, तो बड़ी संख्या को इधर ले जाओ। ठीक है, तो आ गया 13 माइनस 3y और बराबर कितना रह गया 2x, 2 गुणा में इधर लेके इसमें हो गया भाग में, तो x बराबर आ गया 13 माइनस 3y बटा में 2। जैसे मान लो इसको देख लें अपने एक बार और, तो अंक पहले इधर है, उसके बाद माइनस की रकम कौन सी है 2y, तो माइनस के 2y इधर लेके इसका हो गया भाई प्लस के 2y, फिर गुणा में कौन है यहाँ पे 5, इधर लेके इसमें हो गया बटा में। यानी कि पहले आपको अंक लेके जाना है, फिर माइनस वाली संख्या, उसके बाद में बड़ी संख्या। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ले जाओ आप, कोई इसमें कंफ्यूज मत होना, लेकिन ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि इसका ग्राफ है वो थोड़ा इजी बन जाता है, आसानी से बन जाता है। ठीक है, आपको थोड़ा ग्राफ में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। तो देखते हैं अब अपने कैसे करना है। अब अपने पास में ऐसा करने से क्या होगा, x के 2 मान आएंगे और आपके पास में 2 डब्बे बनेंगे, उसके बाद आपको इनको हल करना है और हल करने के बाद में इनके उत्तर आपने निकालने हैं। तो देखो भाई कैसे हल करोगे, इतना काम कर लोगे, ये तो आपने प्रतिस्थापन विधि में भी किया ना इतना। तो क्या करोगे, देखो इतना काम करने के बाद में आपके पास में एक डब्बा बनेगा, उस डब्बे के अंदर क्या होगा भाई, एक बॉक्स बनेगा, यानी कि एक समीकरण बनेगी जिसमें या तो इधर x होगा या फिर इधर क्या होगा y होगा। तो क्या करना आपने, ऐसा करने के बाद में आपने एक मान अपनी तरफ से लिखना है और दूसरा मान अपने आप आएगा। अब देखो आपने x के उत्तर निकालने हैं जी, जो इधर है इसके अपने उत्तर निकालने हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर इधर y है तो y के उत्तर निकलेंगे, अगर इधर x है तो x के उत्तर निकलेंगे। आपने इस साइड देखो क्या बड़ा, अगर इस साइड y है तो अपनी तरफ से मान रखोगे y का, अगर इस साइड में x है तो अपनी तरफ से मान लिखोगे x का। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप y का मान रख देते हो कुछ भी तो आपके पास x का उत्तर अपने आप आ जाएगा, यहाँ पे आप y का मान कुछ भी रख देते हो तो आपके पास x का उत्तर अपने आप आ जाएगा। अब मान लो कि इधर y होता है इधर x होता तो क्या करते कि आप अपनी तरफ से x का मान रखते तो y का उत्तर अपने आप आ जाता। ठीक है, समझे बात, यानी कि जो दूसरी साइड में है उसका मान आप अपनी तरफ से रखेंगे और दूसरा मान अपने पास में अपने आप आता जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्या करना है जी आपने, मैं आपको बताऊं, y का मान आपने यहाँ पे मान लो रख दिया -1, मैंने -1 रखा है,
आपकी इच्छा है तो कुछ भी रखिए, यानी कि हल होना चाहिए, ये ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि पॉइंटों में लेकर बैठे हो उसको, ठीक है। ऐसा मान रखो जिससे हल हो जाए। मान लो कि मैं वाई का मान यहाँ पे जीरो रखता हूँ, एक बात है कि मैंने वाई की जगह पर लिख दिया जीरो। अगर जीरो लिख दिया तो 3 × 0 कितना होगा भाई, जीरो, ये सारा जीरो हो गया। और 13 में जीरो घटाया 13, और 13 में 2 का भाग जाता है भाई, नहीं जाता, तो भाई दिक्कत होगी ना, तो जीरो मान नहीं लिखना। अब चेक करो एक पे, तो वाई का मान एक आ रहा है क्या, देखो मैंने वाई की जगह एक लिखा तो 3 एकम 3, जैसे यहाँ पे ये कर रखा है मैंने, वाई की जगह एक लिखा तो यहाँ 13 का एक्स बराबर मान लिखना है, एक्स बराबर 13 की जगह 13, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, और वाई की जगह क्या लिख दिया मैंने, 1 बटा में आ गया 2। तो 3 एकम 3, 13 में से 3 घटाए कितने आए 10, बटा में आ गया 2। अब 10 में 2 का भाग जाता है, कितना उत्तर आ गया भाई 5, यानी कि जब वाई का मान 1 लिखा तो एक्स का उत्तर आ गया 5। ऐसे ही देखो वाई का मान 2 लिख के देखो, तो अगर 2 लिखें 3 दूनी 6, तो 6 तो भाई 13 में से 6 घटाएं कितना आएगा, फिर गड़बड़ हो गया ना, 13 में से 6 घटाएंगे तो अपने पास में आंसर आ रहा है जी 7। 7 में 2 का भाग नहीं जाता, तो 2 मत रखो, पॉसिबल नहीं है। फिर रखो 3, जब 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 दिया, यहाँ 3 रखा 3 दिया 9, 13 में से 9 गए कितना है 4, बटा में भाग दिया 2 का, और 4 में 2 का भाग कितना आ गया 2। तो यानी कि वाई का मान अगर 3 लिखेंगे तो एक्स का उत्तर कितना आ जाएगा भाई 2। तो सिंपल सी बात है, ऐसे आपने 2 या 3 मान निकालने, ठीक है। और एक छोटा सा तरीका बताऊंगा आपको, अगर आपने एक मान निकाल लिया फिर डिफरेंस देख लेना 2 मान निकालने के बाद में। देखो वाई का मान आपने एक लिखा, फिर वाई का मान 2 ना लिखी, क्या लिखा 3, यानी एक छोड़ के लिखा। ऐसे अगर उल्टे देखें तो वाई के ए के पहले क्या आता है 0, तो 0 छोड़ दो क्या लिख लिया आपने, -1 लिख लिया, तो वही उत्तर आ जाएगा। ऐसे अगर 3 के बाद अगर इधर देखें तो 4 छोड़ दो क्या लिखोगे, सीधा 5 रखोगे, फिर उत्तर आ जाएगा इस साइड में। समझे बात। तो कहने का मतलब क्या, और ऐसे ही साइड में होगा। अब 2 में 3 जोड़े कितना आएंगे 5, 5 में 3 जोड़े कितना उतरेगा ऊपर 8। ऐसे अगर नीचे देखें, ठीक है घटते आ रहे हैं, 5 में से 2, 5 में से 3 घटाए 2, 2 में से 3 घटा दो, ठीक है, तो नीचे आपका आंसर और आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, आप एक या दो मान निकालने के बाद इन डब्बों को आसानी के साथ मान रख सकते हो। ऐसा करने के बाद क्या होगा जी, आपके पास ऐसे बॉक्स बना लेना और सारे मान को लिख देना। जैसे वाई का मान -1, ठीक है, और तो एक्स का मान आएगा 8, वाई का मान 1 तो एक्स का मान आया 5, वाई का मान 3 तो एक्स का मान आया 2। ऐसे ही आप दूसरी समीकरण को हल कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो मैं एक बार दिखा दूँ आपको कैसे। अब वाई का मान क्या लिखें कि भाई ये हल हो जाए। मान लो मैंने वाई का मान 0 लिख दिया, तो 2 × 0 0, और 4 में 0 जोड़े भाई कितने आएंगे, 4 + 0 आएंगे 4, बटा में 5। अब 4 में 5 का भाग नहीं जाता, तो ये तो काम नहीं पॉसिबल होगा, तो छोड़ दो, एक बार 0 तो नहीं लिखोगे। अच्छा 1 लिख के देखा, 2 लिख के देखा, 3 लिख के देखो। जैसे मानो मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, तो वाई का मान 3 लिखा तो 3 दूनी 6, 6 और 4 10। अच्छा 10 में 5 का भाग जाता है, यानी कि ये सही है। तो एक तो वाई का मान 3 आ गया, एक्स का मान आ गया 2। अब आपको एक मान और देखना है कि जिसके अंदर ये हल हो जाए। तो 4 रख के देख लो, 5 रख के देख लो, 6 रख के देख लो, 7 रख के देख लो, 8 रख के देख लो। अब 8 रखा, देखो 8 दूनी 16, 16 और 4 20। अब 20 में 5 का भाग जाता है, बिल्कुल कितना उतर आएगा 4। तो कहने का मतलब क्या है कि 3 के बाद सीधा लिखे 8, ऐसे इसको उल्टी साइड देखोगे तो कितना आएगा -2। ऐसे इधर बढ़ा देना कि अगर 2 मान रखा, एक्स का उत्तर पहले आया 2, अब वाई का उत्तर कितना आएगा देखो ध्यान से, 8 रखने पर कितना आया 4। ऐसे अगर उल्टा देखें तो कितना आएगा, 2 में 2 बढ़ाए 4, 4 में से 2 घटाए 2, 2 में से 2 घटाए 0, यानी कि ऊपर वाला उत्तर कितना आएगा 0 आएगा। तो आप ऐसे बहुत से मान निकाल सकते हो, यानी कि इस समीकरण को हल करना आपको आना चाहिए। और कैसे हल करते हैं मैंने आपको बता दिया कि एक मान अपनी तरफ से रखोगे, दूसरा मान अपने आप आता जाएगा। ऐसा करने के बाद बॉक्स बना लेना, जैसे यही बनाया अपने। तो y का मान 8, एक्स का उत्तर कितना आएगा 4, y का मान 3, एक्स का उत्तर आ गया 2, y का मान -2 तो एक्स का उत्तर आ रहा है 0। इतना होने के बाद में इन दोनों बॉक्स की सहायता से अब आप ग्राफ बना सकते हो। या आपने ग्राफ छोटी क्लास में बनाए भी हैं कि आपको एक्स दे दिया, वाई दे दिया, आप सीधा पॉइंट लगाते थे तो ग्राफ हल कर लेते थे। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ग्राफ को सॉल्व करने की कोशिश भी की है यहाँ पे। जैसे मान लो ये ग्राफ बनाया, तो सबसे पहले ग्राफ में क्या करोगे भाई, ग्राफ में छोटा सा काम है कि आप पहले एक्स और वाई आपके पास ग्राफ होगा। मेरे पास ग्राफ पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो मैं आपको सीधा बता दूं कि आपने के पास ग्राफ होगा तो उसके बीच में बिल्कुल एक्स की और लेंथ की साइड में एक्स और वाई की लाइन लगा लेना। लगाने के बाद ऊपर लिखना आपने पैमाना। सबसे पहला काम करना है पैमाने वाला। अब पैमाने के अंदर क्या करना है, यहाँ लिखोगे एक्स अक्ष, यहाँ वाई अक्ष। एक खाना बराबर कितना लिखोगे, देखो एक खाने बराबर, ग्राफ में बॉक्स बने होते हैं ना, उसमें एक खाने बराबर आप कितना लिख रहे हो एक्स वाली लाइन पर और कितना लिख रहे हो वाई वाली लाइन पर, वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो एक्स वाली लाइन, एक्स वाले मान देखो, एक्स का कोई मान है 8 से बड़ा नहीं है। अच्छा वाई का कोई मान है 8 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक खाने बराबर एक लिखूं तो मेरे पास में 8 खाने बनने वाले हैं, और ग्राफ में जी 8 खाने तो पॉसिबल होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, एक खाने बराबर एक सेमी मान सकते हो। अगर मान लो कि आपका मान आते यहाँ पे एक्स के अंदर मान आते आपके 100 200 ना, तो फिर तो एक खाने बराबर एक सेमी नहीं मान सकते,
क्योंकि अगर 1 मानोगे तो खाने कितने चाहिए अपने को, 100 चाहिए, और 100 तो खाना नहीं होता ग्राफ में। तो फिर क्या करोगे, मान थोड़ा पैमाना थोड़ा बड़ा कर लोगे। जैसे एक खाने और 2 सेमी मान लिया, तो 2 मानोगे तो कितने बनेंगे भाई, 50 खाने चाहिए। अच्छा, अगर 10 मानोगे कितने खाने चाहिए, 10 खाने चाहिए। अच्छा, 20 मानो कितने खाने चाहिए, 5 खाने चाहिए, 20 5 100। तो एक खाने और कितना मान लेना, 20। तो ग्राफ थोड़ा आपका अच्छा बन जाता है, बढ़िया बन जाता है। ठीक है, तो ग्राफ जितना पॉसिबल हो, पैमाना सबसे बड़ा काम करता है ग्राफ को बनाने में। ठीक है, तो जितना मान रहे हो एक्स वाली लाइन पर उतना 1 सेमी, या वाई वाले लाइन पर जितना मान उतना आप मान के, और उसका पैमाना मान के ग्राफ आप बना सकते हो। ये आपने छोटी क्लासों में किया है वैसे तो। जैसे मानो मैंने 1 सेमी माना, तो यहाँ एक्स वाली लाइन है, ये वाई वाली लाइन है। तो यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, ऐसी -1, -2, -3, ऐसी वाई वाले में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसी इधर वाली साइड में -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो ऐसे आप कर सकते हो। अब आपने ग्राफ बनाना है, देखो जैसे पॉइंट दिए वैसे पॉइंट देखो यहाँ पे। जैसे मान लो मैं एक पॉइंट लेता हूँ कोई भी, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए, ऐसे आप सारे पॉइंट चेक कर सकते हो। कि मान लो मैंने इस बॉक्स में से एक पॉइंट लिया कि y का मान तो भाई इसमें है 1, और x का मान है जी आपका 5। तो मैंने देखा y का मान 1 कहाँ होगा, देखो ध्यान से, y का मान 1, तो ये रहा y की वाली लाइन के ऊपर 1 यहाँ पे, और x का मान 5 क्या है यहाँ पे। तो 1 के सामने 5 कहाँ मिल रहा है अभी, यहाँ पे। तो ये बिंदु मैंने लगा दिया 1 और 5 का। ठीक है, देख पा रहे हो आप, 1 और 5 का बिंदु मैंने यहाँ पे रेड कलर का लगा रखा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि ये बिंदु मेरा आ गया 1 और 5 का। ऐसे ही आप दूसरा ले सकते हो, 2 और 3 का, ऐसे ही 8 और -1 का। तो ध्यान रखना, जो एक बॉक्स से जो 3 बिंदु बनाओगे ना, वो तीनों बिंदु हमेशा सीधी एक लाइन में आएंगे। यानी कि आपने इस बॉक्स से जब सारे मान रख दिए ग्राफ के अंदर, इस एक बॉक्स से, चाहे इससे रख दिए चाहे इससे रख दिए, तो इस बॉक्स से भी एक लाइन आएगी, इस बॉक्स से भी एक लाइन आएगी, और वो लाइन बिल्कुल, जो बिंदु आएंगे वो लाइन आएगी बिल्कुल सीधी आएगी। इससे भी एक लाइन, वो भी क्या आएगी, बिल्कुल सीधी आएगी। ठीक है, जैसे मान लो आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये जो लाइन मैंने आपके लिए 2x + 3y = 13 वाले की, और ये दूसरी समीकरण की लाइन है, दोनों क्या है, ये भी बिल्कुल सीधी है और ये भी बिल्कुल सीधी है, और दोनों आपस में क्या कर रही है भाई, प्रतिच्छेद कर रही है। और जहां प्रतिच्छेद कर रही है वहां पे x का मान चेक कर लो, y का मान चेक कर लो। और वहां पे कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पे x का मान कितना है भाई, 2, और y का मान कितना है, 3। यानी x का उत्तर आ गया 2 और y का उत्तर आ गया 3। तो अब क्या करना है आपने, आपका ग्राफ हो गया कंप्लीट। ठीक है, ऐसा करने के बाद में क्या, थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा और ऐड कर देता है। मैंने पिछली बार भी क्वेश्चन देखा था कि 2 समीकरण दे दी और साथ में ऐड कर दिया कि एक समीकरण और है, 4x + 3y = a। तो इस कंडीशन के अंदर आपने क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो जो आपने x और y का मान आपका आया ना हल करने के बाद में, प्रतिच्छेद करने के बाद में, जहां प्रतिच्छेद कर रहा था वहां पे आपने चेक किया था कि x का मान तो भाई 2 था और y का मान था 3। तो जहां पे x और y का मान आ रहा है, वो x और y का मान आप इस समीकरण में डाल दो। ठीक है, तो 4 का 4, x का मान 2, 3 का 3, y का मान 3, ठीक है, बराबर a का a। तो 4 दूनी 8 और 3 दिया 9, 8 और 9 कितने हो गए, 17। तो a का मान आ गया जी 17। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें ग्राफ बनाने के बाद में भी कुछ ऐसी समीकरण ऐड कर दे कि इसके अंदर आपको a का, b का या c का मान निकालना हो। तो क्या करना है, जहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है, होगा सिर्फ प्रतिच्छेद वाले सवाल में। ठीक है, जहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है वहां पे देखना x और y का मान कितना है, और उस x और y का मान इस तीसरी समीकरण में रख देना, आपका a या b का मान आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको, 4.1 सारी की सारी इसी पे टिकी हुई है। और अगर 4.1 में से कोई क्वेश्चन आता है तो सिंपल सी बात है कि आपका ऐसा क्वेश्चन ही बनकर आने वाला है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर अपने पास में बीजगणितीय मेथड से क्वेश्चन कोई आपको ऐसे समीकरण दे दी, तो सबसे पहले चेक करना a1/a2, b1/b2 और c1/c2 डाल के कि ग्राफ संगत है, अद्वितीय हल आ रहा है, प्रतिच्छेद आ रहा है, असंगत आ रहा है, समांतर आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया ऊपर कैसे चेक करना है। जब आपने इसको चेक कर लिया, उसके बाद में आपने ग्राफ बनाना है। तो हल करने के लिए क्या करना है, दोनों समीकरण लिखना, दोनों में से x और y का कोई भी एक मान आपने एक तरफ रखना है, बाकी रकम लेके जानी दूसरी साइड में। ठीक है, ऐसा करने के बाद में जो दूसरी साइड बॉक्स आएगा, दूसरी साइड जो मान आएंगे वहां पे, अगर y आ रहा है तो y का मान अपनी तरफ से, अगर x आ रहा है तो x का मान अपनी तरफ से रखना है। ऐसा करने पर आपने 3 मान निकाल लेने हैं, तीनों मानों को एक बॉक्स में रखना है। उस बॉक्स की सहायता से आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। उस ग्राफ में क्या होगा, एक बॉक्स से एक लाइन आएगी और वो एक लाइन बिल्कुल सीधी आएगी। दूसरे ग्राफ से भी क्या है, दूसरे बॉक्स से भी दूसरी लाइन आएगी, वो भी बिल्कुल क्या आएगी, सीधी आएगी। अगर सीधी नहीं आ रही मतलब आपका ग्राफ कहीं ना कहीं पे गलत है। ठीक है जी, ऐसा करने के बाद में अगर वो दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है तो ग्राफ क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद। अगर नहीं काट रही, तो अगर सीधी जा रही तो क्या हो जाएगा, समांतर। अगर मान लो भाई एक दूसरे के ऊपर आए वो क्या हो जाएगा, संपाती। समांतर का कोई मसला नहीं होगा, वहां पे ग्राफ खत्म हो जाएगा। संपाती का भी कोई मसला नहीं होगा, वहां ग्राफ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर प्रतिच्छेद आ गया तो क्या होगा, आपने प्रतिच्छेद बिंदु देखना कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। जहां प्रतिच्छेद कर रहा है वहां पे x और y का मान देखना कितना है। x का मान जैसे यहाँ पे 2 था और y का मान कितना था,
3 था, तो यहाँ आपने x और y का मान लिख लेना, x का मान 2, y का मान 3। उसके बाद हो सकता है कि आपको एक समीकरण और दे दे जहाँ पे आपको a b c का मान ज्ञात करना हो, तो उस समीकरण में आप x और y का मान लिख देना, और रखने के बाद आपका a का मान आपके पास में आ जाएगा। तो ये पूरी की पूरी 4.1 प्रश्नावली है। इसके बाद अपने पास जो क्वेश्चन बचते हैं वो सिर्फ बचते हैं रैखिक असमीकाओं के, ठीक है। अब वो असमीका वाले क्वेश्चन कैसे आपने सॉल्व करने हैं वो मैं आपको करवाऊंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। वैसे तो मेरी कोशिश है ये थोड़ा आगे मेरा रेडी है मैटर, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि इसको 2 पार्ट में ले लूँ ताकि आपको करने में आसानी हो। आज आप सारे के सारे बच्चे ग्राफ को करके देखना, 4.1 वाले को कोई दिक्कत आए मेरे को कमेंट बॉक्स में डालना, और 4.2 की जो रैखिक असमीका वाले प्रश्न हैं उनको मैं आपको आगे वाले पार्ट के अंदर करवा दूंगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, और कोई भी दिक्कत आए मेरे को आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। लगातार करते रहिए। जिन बच्चों को बोर्ड के एग्जाम है 6 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा रिस्क मत लेना भाई। कोई भी दिक्कत लगे मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना अपने साथियों को ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।